हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत। इस वीडियो में हम बात करते हैं गायनोकोमेस्टिक सर्जरी के से पहले क्या क्या टेस्ट कराने पड़ते हैं। और काफी लोगों को ये क्वेरी रहती है और काफी लोग ये भी पूछते हैं क्या ये टेस्ट कराने जरूरी है, क्या हमारी सर्जरी विदाउट टेस्ट हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये टेस्ट क्या ब्लड टेस्ट होते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन करानी होती है बिफोर सर्जरी, ये क्यों करानी होती है, इसका कॉस्ट कितना आता है और ये कब करानी होती है और किस लैब से ये हम करा सकते हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ ब्लड टेस्ट। जो लिस्ट ऑफ टेस्ट है हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक जो है जो मोस्टली 99% रूटीन टेस्ट हैं और कुछ टेस्ट हैं स्पेशल टेस्ट जो स्पेशल मेडिकल, जिसको स्पेशल मेडिकल कोई प्रॉब्लम रहती है उसी में हम ये रिकमेंड किए जाते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट क्या है, बेसिकली हीमोग्राम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जिसको पीटी, एपीटीटी, एचआईवी, एचबीएसएजी, एचसीवी, रीनल फंक्शन टेस्ट और रैंडम ब्लड शुगर। ये हुए हमारे टोटल रूटीन टेस्ट। ये मेजोरिटी में कराए जाते हैं। और कुछ स्पेशल टेस्ट है जैसे कि अगर डायबिटीज है तो उसके लिए फास्टिंग, एफबीएस, पीपीबीएस और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो T3, T4, TSH। अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई लंग की प्रॉब्लम है तो चेस्ट एक्सरे, ईसीजी एंड 2D को। उसके बाद जो रहता है स्पेशल केसेस में अगर कोई मेडिकल कंडीशंस है जैसे कि हाइपरटेंशन है या क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज है या फिर कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये लिस्ट ऑफ टेस्ट है। इसके बारे में मैं ब्रीफ में एक एक टेस्ट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो है हम रूटीन टेस्ट वो क्यों कराते हैं और क्या रहते हैं ये मैं इसके बारे में बताता हूं। फर्स्ट टेस्ट जो रिकमेंड किया जाता है दैट इज हीमोग्राम। हीमोग्राम और सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या डिफरेंस है। हीमोग्राम के अंदर सीबीसी प्लस ईएसआर आता है, सीबीसी में ईएसआर नहीं आता। ये मेजर डिफरेंस है। अगर हम देखेंगे तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट जो है हीमोग्राम की, ये देखिए हेडिंग रहेगी, यहाँ पे कौन सा टेस्ट है, उसका क्या रिजल्ट है, किस यूनिट में है और ये रेफरेंस रेंज क्या है। आपको कोई भी पर्सन, नॉर्मल पर्सन, अपनी रिपोर्ट नॉर्मल है या नॉर्मल है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेंज दी रहती है कि नॉर्मल वैल्यू कितनी है। और जब भी कुछ एबनॉर्मल रहता है तो मोस्टली वो हाईलाइट कर देते हैं। जैसे कि ये देखेंगे तो यहाँ पे बोल्ड किया है। ये बहुत इजी है कोई भी रिपोर्ट को स्टडी करना, इंटरप्रेट करना कि ये हमारी जो हमने टेस्ट कराए उसके अंदर नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। सब वैल्यूज और रेंज यहीं पर मेंशन होती है। फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं हीमोग्राम। हीमोग्राम बेसिकली क्या डिनोट करता है। उसमें बेसिकली ये जो है काउंट कर रहा है सेल्स को जो हमारे ब्लड को बनाते हैं। इसमें बेसिकली आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। हीमोग्राम की जो रिपोर्ट है उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तीन मेन चीजें हैं जो हमें देखना है। फर्स्ट इज हीमोग्लोबिन कितना है, थर्ड इज डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, थर्ड इज प्लेटलेट काउंट। ये तीन चीजें हैं जो कि मेजर हमें जिसको हमें बेसिकली नोट करना है। बाकी चीजें जो है न्यूट्रोफिल कितना है, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, वो हमारे डिटेल में उसमें जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली ये हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन बेसिकली, हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन इन आवर ब्लड। ये अगर कम है तो एनीमिया हो सकता है, यानी कि जो है बेसिकली जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। मिनिमम जो लेवल है वो 10 ग्राम होना जरूरी है। उसके अगर कम रहता है तो इलेक्टिव सर्जरीज नहीं की जाती है। मेल और फीमेल में अलग वैल्यू रहती है, लेकिन एवरेज जो है नॉर्मल रेंज जो है यू कैन से 12 to 18
सो ये एक नॉर्मल रेंज है मेल के लिए। सो बिलो 10 सर्जरीज जो इलेक्टिव सर्जरी है नहीं की जाती जैसे गायनेकोमेस्टिया है। सो हीमोग्लोबिन में बेसिकली जो है जैसा मैंने बताया, सो ये एनीमिया को चेक करता है कि जो है रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम है या नॉर्मल है। सो इससे हम ये जानते हैं कि उसके बाद जो है कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं है। सो ये जो है हीमोग्लोबिन से हम एनीमिया को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है टोटल WBC काउंट। अगर ये मोर देन 11,000 होता है, इसका रेंज है बेसिकली 5 to 10,000 इजीली रिमेंबर के लिए। अगर मोर देन 11,000 होता है सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। सो इट इंडिकेट साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो WBC क्या करता है, दिस इज द सेल विच फाइट विद द जर्म्स। सो कोई भी इन्फेक्शन होता है सो WBC काउंट बढ़ता है। अगर ये काउंट ज्यादा रहेगा तो जो है बेसिकली कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। सो वो फिर हमें उसके लिए स्पेशल जो है स्क्रीन करना पड़ेगा और हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री देखना पड़ेगा। इसके बाद प्लेटलेट काउंट है। सो प्लेटलेट काउंट जो है 1.5 to 4 लाख आना चाहिए। सो प्लेटलेट क्या करता है, प्लेटलेट काउंट जो है बेसिकली हमारे ब्लड को क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है। सो अगर बिलो बेसिकली 1.5 लाख से कम है तो बेसिकली कोई लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, कोई प्लेटलेट डिसऑर्डर हो सकता है, तो उसके लिए हमें अलग से टेस्ट करने पड़ेंगे। सो हम हीमोग्लोबिन, टोटल WBC काउंट और प्लेटलेट काउंट ये देखेंगे। उसके नीचे ज्यादातर जो है ये लिखा रहता है कि फिर बाकी ये अलग है, MCH। सो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ जो हमने मेन चीज चाहिए वो हमने इस रिपोर्ट में इंटरप्रेट कर लिया है। सो नेक्स्ट टेस्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PT कहते हैं, और APTT जिसका फुल फॉर्म है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। सो जब भी PT की रिपोर्ट होगी उसमें पेशेंट प्रोथ्रोम्बिन टाइम, कंट्रोल प्रोथ्रोम्बिन टाइम और बेसिकली जो है INR रेशियो, वो 3 चीजें रहती हैं। सो उसकी रेफरेंस रेंज नीचे लिखी रहती है। ये रेंज जो है नॉर्मल रेंज जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम की 11 to 16 सेकेंड है, और INR रेशियो जो है बेसिकली उसके नीचे रहता है। सो ये ऑलमोस्ट अराउंड 1 to 1.4 तक रहती है। सो ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या डिनोट करता है, बेसिकली जब भी आपने ऑब्जर्व किया हुआ है, जब भी आपको कहीं पर भी कोई कट लग जाता है सो कुछ देर के बाद जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। जब भी जैसे कि कट लगा, फिर आपने थोड़ा सा प्रेशर किया या बैंडेज किया, उसके बाद जो है बेसिकली ब्लीडिंग रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, बंच ऑफ प्रोटीन्स जो बेसिकली एक ब्लड को एक लंप बना देते हैं और उसको स्टॉप कर देते हैं ब्लीडिंग को। सो वो क्लॉट बना देते हैं बेसिकली, जिसको हिंदी में बोलेंगे कि खून का बेसिकली गुत्था टाइप में बना देते हैं, जिससे फर्दर ब्लीडिंग रुक जाती है। सो ये क्लोटिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। सो इनकी ये नॉर्मल वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये इनका जो उसके लिए बेसिकली PT और APTT कराया जाता है। ये इसके लिए रहता है कि कोई भी सर्जरी कर रहे हैं सो ब्लीडिंग जो है बेसिकली प्रोलॉन्ग नहीं होनी चाहिए, और बेसिकली कोई अगर कोई भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है, कोई भी ब्लड डिसऑर्डर्स है या फिर कोई इन्फेक्शंस है सो उसमें डिरेंज हो जाता है। सो इसके लिए ये टेस्ट कराया जाता है। इसका मतलब है कि कितने सेकंड लेगा ये जो ब्लड है टू क्लॉट। सो हाउ मच सेकंड्स, बेसिकली सेकंड्स के अंदर होता है। सो हाउ मेनी सेकंड्स इट विल टेक दीज क्लॉट टू फॉर्म एंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। सो ये सेकंड्स के अंदर इसकी वैल्यू रहती है। सो हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में, ब्लीडिंग रुक रही है या नहीं रुक जाएगी जो सर्जरी कर रहे हैं, सो उसके एक रेंज मिल जाती है। सो उसमें एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन और PT रहता है। सो एक्टिवेटेड उसका रेंज 20, APTT का 22 to 35 रहता है। सो ये टेस्ट बेसिकली PT और जो क्लॉटिंग के लिए कराया जाता है। सो बेसिकली ये
इसमें जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हम ये ब्लीडिंग टेंडेंसी के लिए करते हैं, तो इसमें हम बेसिकली अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं, दे टेक बेसिकली एस्पिरिन, वारफेरिन और क्लोपिडोग्रेल, सो दे बेसिकली प्रोलॉन्ग द ब्लीडिंग टाइम दिस एंड क्लॉटिंग टाइम। सो अगर आप ये कोई मेडिकेशन ले रहे हैं या फिर कोई और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, सो जरूर अपने सर्जन को आप बताइए कि ये मेडिकेशन ले रहे हैं। और इस टेस्ट से बेसिकली हमें ये पता चलता है कि आपको मेडिकेशन के बाद जो है ये रेंज कितना है। सो इसमें ये क्लॉटिंग फैक्टर डिरेंज हो सकते हैं अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। सो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, जैसे हीमोफीलिया या फिर कोई मेडिकेशन ले रहे हैं। थर्ड कंडीशन है कोई भी लीवर डैमेज है, सो लीवर डिजीज है, उस कंडीशन में ये पीटी और रेपिडेटरी डिरेंज हो सकता है। थर्ड टेस्ट है ब्लड शुगर। सो ब्लड शुगर नॉर्मली अगर डायबिटीज नहीं है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, सो हम रैंडम ब्लड शुगर करते हैं। सो रैंडम ब्लड आरबीएस जिसको बोलते हैं, सो ये एट एनी डे ऑफ टाइम, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी लास्ट मील ये किया जाता है। इसका रेंज बेसिकली 80 टू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। सो ग्लूकोज कहां से आता है? बेसिकली ग्लूकोज ग्रीक वर्ड है, स्वीट है, सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से ये आता है ग्लूकोज, और बेसिकली जो है ये डायबिटीज में डिरेंज हो जाता है। एंड जो हमारा एनर्जी और स्टोरेज है, सो बेसिकली वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। सो इंसुलिन डेफिशिएंसी रहती है या बेसिकली इंसुलिन वर्क नहीं करता है, सो उस कंडीशन को हम डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। सो उस अगर ग्लूकोज नॉर्मल एबनॉर्मल है, सो डायबिटीज मेलाइटस जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। सो इसके लिए टेस्ट किया जाता है। अगर हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है तो 3 स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें फास्टिंग, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर एंड बेसिकली ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। सो फास्टिंग जो किया जाता है वो 10 टू 12 आवर्स के फास्टिंग आपको जो है ये एक ये इकलौता टेस्ट है, दिस इज द ओनली टेस्ट विच रिक्वायर फास्टिंग। सो अदर टेस्ट कैन बी डन एट एनी टाइम। एंड जो फास्टिंग है वो 10 टू 12 आवर्स ऑफ लास्ट मील में किया जाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 70 टू 110 रहती है। एंड पीपीबीएस बेसिकली आफ्टर 2 आवर ऑफ मील, सो जिसकी नॉर्मल वैल्यू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। एंड आरबीएस जो रैंडम ब्लड शुगर है वो 80 टू 140 की रेंज में होना चाहिए। सो ये नॉर्मल है, इससे जो भी रहेगा तो वो एबनॉर्मल। अगर ग्लूकोज लेवल क्या अगर हाई रहता है तो क्या रिस्क हो सकता है? अगर बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, सो बहुत सारी कंडीशंस जो है, बहुत सारी डिजीज हो जाती है, जिसके अंदर हार्ट डिजीज हो सकती है, बेसिकली स्ट्रोक हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, किडनी डिजीज हो सकती है, लीवर डिजीज हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकता है, आई डिजीज होती है। सो ये डायबिटीज मल्टीफैक्टोरियल है और काफी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, इसलिए ब्लड शुगर को कंट्रोल करना जरूरी है। इवन दो जो डायबिटीज है उनका शुगर लेवल नॉर्मल होना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट की सर्जरी की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि उनकी सर्जरी नहीं की जा सकती है। और पर्टिकुलरली वुंड हीलिंग में अगर अनकंट्रोल ब्लड शुगर है तो वुंड हीलिंग में भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सो हमें नॉर्मल लेवल क्या है और डायबिटीज है या नहीं है, और डायबिटीज है तो उसका बेसिकली वो अंडर कंट्रोल है या नहीं। सो नेक्स्ट कम्स द किडनी फंक्शन टेस्ट। इसके अंदर मेन जो है वो सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड बेसिकली सीरम यूरिक एसिड किया जाता है। सो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीरम क्रिएटिनिन। हमारी किडनी जो है बेसिकली कोई भी वेस्ट फ्लूइड रहता है जो ब्लड में से, उसको बेसिकली रिमूव करती है, एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करती है। सो ये किडनी का नॉर्मल फंक्शन होता है। क्रिएटिनिन बेसिकली जो है इट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो है नॉर्मल वीर एंड टियर ऑन मसल्स से, हमारी बॉडी की मसल से आता है। सो अगर किडनी नॉर्मली प्रॉपर फंक्शन कर रही है, सो इसका लेवल नॉर्मल रहता है। इसका जो है बेसिकली नॉर्मल लेवल जो है वो 0.6 टू 1.2 है। सो अगर 1.2 से इसका लेवल ज्यादा है तो यानी कि किडनी जो है नॉर्मल वर्क नहीं कर रही है। सो बेसिकली
जो है उस कंडीशन में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। सो इसके बाद जो है ऐसे सीरम यूरिया और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सो सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो सीरम क्रिएटिनिन है। सो ये अर्ली साइन ऑफ किडनी डिजीज और किडनी प्रॉब्लम को रहता है। इसके बाद आता है लीवर फंक्शन टेस्ट। सो लीवर फंक्शन टेस्ट में बेसिकली काफी सारे टेस्ट हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट हम रूटीनली जो है कोई अल्कोहलिक रहता है या फिर कोई किसी को हिस्ट्री ऑफ लीवर डिजीज है उसी कंडीशन में कराते हैं, नहीं तो कुछ सेलेक्टिव टेस्ट भी अगर किसी को पास हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस है तो उस कंडीशन में कराया जाता है। सो लीवर फंक्शन टेस्ट में बेसिकली बहुत सारे टेस्ट हैं। सो उसमें मेनली बिलिरुबिन, सो उसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल, लीवर एंजाइम्स, प्रोटीन और एल्बुमिन, ग्लोबिलिन। सो बेसिकली लीवर फंक्शन टेस्ट इसके लिए कराया जाता है कि लीवर की कोई डिजीज तो नहीं है, लीवर डैमेज तो नहीं है, लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। उस केस में जैसे कि अगर जॉन्डिस है, अगर जो है अर्ली साइन है जो सभी को पता है, सो बेजिस्कोपीलिया बोलते हैं। सो जॉन्डिस वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ लीवर डैमेज, एल्कोहलिक लीवर डिजीज या फिर हेपेटाइटिस है या नहीं। सो हेपेटाइटिस इज द स्वेलिंग ऑफ लीवर बेसिकली। सो कोई एब्डोमेन में प्रॉब्लम है या फिर जॉन्डिस है या फिर जो है बेसिकली लीवर का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। सो इसके लिए लीवर फंक्शन टेस्ट करा जाता है। उसके बाद जो है स्क्रीनिंग जो टेस्ट है वो है HIV, HbCG और HCV। सो ये 3 एंजाइम्स हैं जो बेसिकली लीवर के लिए, ये बेसिकली सारे के सारे जो तीनों हैं ये लीवर और अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। सो बेसिकली हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV। सो बेसिकली इसको ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, विदाउट दैट कोई भी सर्जरी नहीं की जाती है। सो इसमें बेसिकली हेपेटाइटिस बी जो मेनली लीवर को अफेक्ट करता है, सो ये नेगेटिव होना जरूरी है। सो हेपेटाइटिस बी का कोई भी एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ऐसे हेपेटाइटिस सी है, ये बेसिकली बहुत ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम लीवर को डैमेज करती हैं, लीवर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर्टिकुलरली इंक्लूडिंग बेसिकली हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। एंड HIV में मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं और इसलिए जो है बेसिकली HIV का टेस्ट कराना जरूरी रहता है। सो इट इज ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन बेसिकली ऑफ द सर्जन एंड द स्टाफ एंड द हेल्थ वर्कर। सो ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराना जरूरी रहता है क्योंकि ये 3 चीजें हैं, 3 डिजीज हैं जो कि ये जो है कोई भी बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट हो सकती है, नीडल प्रिक से ट्रांसमिट हो सकती है। सो इसके लिए इनको स्क्रीन करना मस्ट है। ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिकली कोई भी किसी को भी और ये अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं ये टेस्ट कराने से। सो हमने ये देखा कि कौन कौन से टेस्ट हैं वो जो हम रूटीनली बिफोर सर्जरी आपको कराने के लिए रिकमेंड करते हैं। सो इनका रीजन जैसा अभी मैंने डिस्कस किया, इसमें बताया, बेसिकली हमें जैसे ये देखना है कि कोई ये स्क्रीनिंग टेस्ट है बेसिकली कि कोई आपको मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। सो ये जानना क्यों जरूरी है कि किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है नहीं है, लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि जो भी मेडिकेशन दी जाती है, जैसे कि आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जैसे कि आपको एनेस्थेटिक ड्रग्स दी जाती है, सो वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज हो रही नहीं हो रही है। वो बेसिकली अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो वो मेटाबोलाइज नहीं होगी। सो उसका डोज बेसिकली इफेक्ट जो है बेसिकली वेरी कर सकता है। इट कैन बेसिकली क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी। सो किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है कि किडनी के अंदर वो नॉर्मली जो हमने ड्रग दिया है वो बेसिकली एक्सक्रीट हो रही है नहीं हो रही है, वो मेटाबोलाइज हो रही है नहीं हो रही है, वो बेसिकली यूरिन के थ्रू जो है वो मेटाबोलाइज होके निकल रही है नहीं निकल रही है। सो ऐसे हमें सब ऑर्गन्स को स्क्रीन करना पड़ता है, यानी कि आप फिट हैं सर्जरी के लिए। जो सर्जरी के अंदर ड्रग्स दी जाती है, जो सर्जरी की जाती है उसको आप टॉलरेट कर सकते हैं, एनेस्थीसिया को टॉलरेट कर सकते हैं, एनेस्थीसिया की मेडिकेशंस को टॉलरेट कर सकते हैं और ये मेडिकेशन आपको कोई भी हार्म नहीं करेगी।
सो ये रीजन है जिसकी वजह से हम ये टेस्ट कराए जाते हैं। एंड आपको कोई भी इंफेक्शन नहीं है, पर्टिकुलरली HIV, HBsAg एंड हेपेटाइटिस C। सो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है और आपका बेसिकली ब्लड लेवल नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, सो हीलिंग प्रॉपर होगी, आपको सर्जरी करने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो ये रीजन है, ये मस्ट है कोई भी सर्जरी कराने से पहले। एंड दीज आर द रीजंस व्हाई यू नीड टू डू दीज टेस्ट बिफोर डूइंग द सर्जरी। सो ये टेस्ट आप कहां से करा सकते हैं? ये टेस्ट आप कोई भी डायग्नोस्टिक या लैब से करा सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली कोई भी MD पैथ जो जिसके पास भी जिस डायग्नोस्टिक सेंटर में जो है MD पैथोलॉजिस्ट है, सो उसका बेसिकली रिकमेंडेड रहता है कि MD पैथोलॉजिस्ट ये रिपोर्ट्स के ऑब्जर्वेशन के जो है ये टेस्ट उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में हो। सो MD पैथोलॉजिस्ट रिकमेंडेड लैब और कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर में आप करा सकते हैं। अब ये कब करानी चाहिए? सपोज करो आपकी सर्जरी स्केड्यूल है, सो बहुत लोग पूछते हैं कि एक दिन पहले करा लूं मैं या फिर 2 दिन पहले करा लूं। नहीं, ये आपकी जो है इमीडिएट नहीं है, ये प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री को बेसिकली इवेल्युएट करती है। और ये टेस्ट जब भी आपका कंफर्मेशन हो जाता है सर्जरी का, तो उससे पहले आपको करानी होती है, क्योंकि आपको कंफर्मेशन सर्जरी का तभी दिया जाएगा जब आपके टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगे। ज्यादातर कंडीशंस में, क्योंकि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स की सर्जरी होती है, सो ज्यादातर ये नॉर्मल रहते हैं। लेकिन कुछ केस में जो है हमें स्क्रीन करना पड़ता है, सो कुछ केसेस में, जो स्पेशल केसेस में, ये एबनॉर्मल भी हो सकती हैं। सो आपको ये टेस्ट मिनिमम 6 मंथ्स तक वैलिड रहती है। सो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैंने अभी 5 दिन पहले मेरी सर्जरी अभी 10 दिन के बाद है या फिर 3 वीक्स के बाद है, 1 मंथ के बाद है, तो ये टेस्ट मैं पहले कराऊंगा तो कहीं मुझे दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ये टेस्ट आपको जो है ये वैलिड 3 to 6 मंथ्स तक रहते हैं। सो आप ये पहले एडवांस में करके रखना है। एंड आल्सो बिफोर सर्जरी आपको ये सेंड करना है। एंड ऑन द डे ऑफ द सर्जरी आप इनको कैरी करके रखिए, क्योंकि एनेस्थेटिस्ट को भी देखना पड़ता है बिफोर सर्जरी, फिर दोबारा से हम टेस्ट ये कंफर्म करते हैं। अब इनका कॉस्ट कितना आता है? ये कॉस्ट बेसिकली सिटी टू सिटी, लैब टू लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर टू डायग्नोस्टिक सेंटर रहता है। एवरेज जो है बेसिकली जो ये रूटीन टेस्ट के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, ये एवरेज कॉस्ट इसका अराउंड 3000 रहता है। अगर कुछ स्पेशल टेस्ट हैं तो उनका कॉस्ट उसके अकॉर्डिंगली रहता है। इनमें से आपको मोस्टली जो है कोई भी फास्टिंग की जरूरत नहीं है, ज्यादातर ये रैंडम है। अनलेस अनटिल जैसे कि फास्टिंग FBS करना है तो ही आपको जरूरत रहती है। सो ये कभी भी किसी भी टाइम पे आप करा सकते हैं, चाहे आपने खाना खाया है या नहीं खाया है। सो अदर देन एक्सेप्ट आप फास्ट FBS जो हम फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं, सो आप ये टेस्ट कभी भी किसी भी डे टाइम में करा सकते हैं, कोई भी MD रिकॉग्नाइज्ड पैथोलॉजी लैब से करा सकते हैं। एंड मिनिमम 3 to 6 मंथ्स तक ये वैलिड रहते हैं। सो ये हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में ब्रीफ में कि क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए और इनको क्यों कोई भी सर्जरी से, जैसे गायनेकोमेस्टिक सर्जरी से पहले कब कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए और इनका क्या कॉस्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। जो भी आपके सजेशन एंड कमेंट्स हैं, सो प्लीज राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।